Hello students, this is the chapter 3 of class 11th physics which name is motion in straight line। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें कंटेन करनी है। इसके पहले हमने इस चैप्टर पे कुछ लेक्चर्स का वीडियो हमने आपको दिया हुआ था। उसमें आपको डिफिनीशन ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने उसमें आपको बताया था। लेकिन इस चैप्टर की कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स रह गई थी, मैंने कहा था उस स्टार्टिंग पॉइंट्स को मैं आज ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर माना जाएगा और इसके पहले जो मैंने दिया था वो सेकंड लेक्चर में आएगा क्लास इस चैप्टर 3 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम लॉस ना करते हुए लेक्चर अब आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिक्स, यानी कि इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। यानी फिजिक्स में जब हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स बोलेंगे। एंड दिस मैकेनिक्स क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ब्रांचेस। मैकेनिक्स को इस फॉलोइंग ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया गया है। वन इज द स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे डिफरेंट अलग अलग करके। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी यानी किसी भी मटेरियल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए मटेरियल। दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स। समझ में आ गया? अब इस मैकेनिक्स में हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। वन इज द स्टैटिक्स, वन इज द काइनेमेटिक्स एंड वन इज द डायनेमिक्स। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम लोग अब आगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, यानी मैकेनिक्स के अंदर जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये जो रेस्ट पार्ट है बेटा, ये भी एक मोशन का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं मैकेनिक्स का, और उसमें स्टैटिक्स उसका एक पार्ट है, मतलब ये मोशन का एक पार्ट है। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो रुकेगा भी, तो स्टॉप भी तो होगा, रेस्ट के पोजीशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी मोशन की कंडीशन में देखने को मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, फिर उसको हमने फोर्स लगाया तो वो स्टॉप हो गया, यानी रेस्ट के पोजीशन में आ गया। ठीक है, मीन्स वो स्टैटिक्स पोजीशन जो हम देखेंगे, ये पोजीशन हम इसको मैकेनिक्स के अंदर में ही देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स पोजीशन क्या होती है, तो स्टैटिक्स पोजीशन मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी वो जीरो वेलोसिटी की कंडीशन में होता है। तो स्टैटिक्स भी हम कहते हैं ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के बारे में डील करते हैं, उसकी रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स क्या होता है। पीछे हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया ना, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स हो गया, नाउ व्हाट इज द काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की मोशन मूवमेंट की पोजीशन को शो करेंगे, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। जो काइनेमेटिक्स होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वहां पे हम लोग काज ऑफ मोशन को जानने का प्रयास नहीं करते। मीन्स क्यों मोशन हो रहा है, मोशन तो हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन मोशन के पीछे रीजन क्या है, वाई दैट ऑब्जेक्ट मूव, वो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द काज ऑफ मोशन, हम लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो देन दैट इज द अंडर द काइनेमेटिक्स। यानी हम लोग काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनेमिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के पीछे का रीजन जानना नहीं चाहते कि व्हाट इज द रीजन ऑफ मोशन, तो काइनेमेटिक्स में आ जाएगा। लेकिन जब हम उसी मोशन को उसके रीजन के साथ पढ़ना चाहें, यानी कि हम ये जानना चाहें कि जो मोशन हो रहा है उसका रीजन क्या है, जो मोशन हो रहा है बेटा उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, जब हम मोशन के पीछे का रीजन भी जानना चाहेंगे तो हमारा आता है डायनेमिक्स में। वो हमारा किस में आता है बेटा, डायनेमिक्स में आता है। समझ में आया काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देयर आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करें बट उनके पीछे का हम रीजन जानना उचित न समझे, हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में हम जो आता है दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। एंड डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स का मतलब आ जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को तो पढ़ें और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करें मोशन के पीछे का रीजन क्या है।
मोशन के पीछे का रीजन क्या है, तो आ जाता है डायनेमिक्स। समझ में आ गया, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर ले कि उसकी जो लेंथ है वह उसके साइज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब उसकी जो साइज है वह लेंथ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए, तो हम ऐसे कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं बेटा। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बस एक कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है इतनी ज्यादा लेंथ कवर कर ले कि उसका ऑब्जेक्ट उसके लेंथ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाए, तो ऐसे समय में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कब? जैसे आपकी लेंथ होगी, मान लीजिए आपकी लेंथ 5 फीट की है, 5 फीट की आपकी लेंथ है, ठीक है, और आप जो है 1 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, 1 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, तो 5 फीट 1 लाख के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है कि नहीं? बहुत कम है। इसलिए ऐसे कंडीशन में आप जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बस ये है कि उसकी जो साइज है उसके लेंथ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। वो इतनी लेंथ कवर कर ले, उसकी साइज जो है बहुत कम लगे उसके लेंथ के कंपेरिजन में, उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कंपेरिजन में उसकी साइज जो है बहुत कम लगने लगे, तो ऐसे में दैट ऑब्जेक्ट कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम देखेंगे व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्रेम। समझ में आ रहा है? मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेट का सेट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कोऑर्डिनेट्स पता है ना क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट का एक सेट जो कि इसलिए यूज किया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है किसी एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो ऐसे में उस कोऑर्डिनेट के सेट को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ये है, हम पूछें इसकी पोजीशन क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्या आप बताओगे पोजीशन? बताओ, कुछ नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब हम कह दें कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन बताइए, तो आप बता देंगे। इसको ऐसे एक्स एक्सिस से मिला देंगे और इसको ऐसे आप वाई एक्सिस से मिला देंगे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वह एक्स एक्सिस पे गिवन 3 सेंटीमीटर है और वाई एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर है, जो भी यहाँ वैल्यूज दी रहेगी। मीन्स इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प ली, ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ठीक है। इसीलिए हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है क्या, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से आप बताएंगे कि हाँ, ये जो है एक्स एक्सिस पे यानी इस डायरेक्शन में इतने मीटर पे है और इस डायरेक्शन में ये जो है इतने मीटर पे है। तो एक वैल्यू मिल गई ना कि हाँ, आपने बता दिया कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर पे है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे 5 सेंटीमीटर पे है। तो कोई भी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बना सकता है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 5। तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे 3 यूनिट लेंगे, इस पे 2 यूनिट्स, और आप बता देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही तो बता नहीं पाएंगे, ऐसे यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा ना कि एक्स एक्सिस पे इतना है, वाई एक्सिस पे इतना है, तो उसकी पोजीशन को हम आराम से बता सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है कि विच इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विच इज यूज्ड टू शो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
एक्स वाई जेड, जो कि यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को शो करने के लिए यूज की जाए। तो ऐसे में इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेट को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड जो है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपका टू टाइप्स का, वन एक है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। An inertial frame of reference is a frame where Newton's law holds true. That means if no external force acting on a body. मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि जो पार्टिकल है वो न्यूटन के लॉ को कंप्लीटली होल्ड करता हो, मीन्स उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करता हो। समझ में आ रहा है? तो यही न्यूटन का लॉ क्या है, न्यूटन के लॉ में ये बोला गया बेटा कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। यानी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। वही कह रहे हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो बॉडी है वह न्यूटन्स के लॉ को क्या करती हो, कंप्लीटली होल्ड करती हो। समझ में आ रहा है? जो न्यूटन्स के लॉ को कंप्लीटली ट्रूली होल्ड करती हो दैट इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कह सकते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द बॉडी कैन नॉट होल्ड द न्यूटन्स लॉ ट्रूली। यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो बॉडी है, जिस बॉडी की सिचुएशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वह बॉडी अगर न्यूटन्स के लॉ को ट्रूली होल्ड नहीं करती है तो ऐसे में हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं उनका एक सेट होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं या उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वह न्यूटन्स के लॉ को होल्ड नहीं करेगा तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर होल्ड करेगा तो अगर ये न्यूटन्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करेगा, होल्ड करेगा, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोल देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया बेटा? यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी ली जाएगी वह न्यूटन्स लॉ को होल्ड करेगी और जो नहीं ली जाएगी, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसमें जो बॉडी होगी वह न्यूटन्स लॉ को क्या करेगी बेटा, होल्ड नहीं करेगी। समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा आज का जो भी टॉपिक्स था, तो हमने आज उसको कंप्लीट किया। पिछले लेक्चर में हमने बेटा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे दिया था। उसके पहले की जो भी टॉपिक्स बची हुई थी, इंट्रोडक्टिव पार्ट जो था, उसको हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपको जो जहां तक हमने सेकंड लेक्चर में दे दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आगे का लेक्चर हम आपको प्रोवाइड्स कराएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के थैंक यू फॉर लेक्चर।